8.3.2 नेचर ऑफ EM वेव। यहाँ से कुछ काम की बातें स्टार्ट होती हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग E एंड B। जो टाइम वेरिंग E और B होता है उससे बनी होती है EM वेव, बोथ परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेट ऑफ वेव। EM वेव ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। EM वेव की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वली होती है। E एंड B ऑलवेज इन फेस। इसको बहुत ही काम की इम्पोर्टेंट लाइन है। E एंड B ऑलवेज इन फेस। E और B हमेशा कैसे रहेंगे? फेज में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। ये दोनों फील्ड सेम फेज में रहेंगी। अगर यहाँ से E की वैल्यू बढ़ रही है तो B की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ेगी। साइमल्टेनियसली होता है, इसमें काउंटर पार्ट होते हैं। तो अगर E की वैल्यू 0 है तो B भी 0 होगा। और अगर E की वैल्यू अपने पीक पर है, E की वैल्यू अपने पीक पर है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हम कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये x डायरेक्शन में है, इसको हम y मान लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, और इसको कहीं हम z डिज़ाइन कर लेते हैं, x y z डायरेक्शन। अगर हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया तो z ये हो जाएगा। अगर E यहाँ पर है, अगर E अपने यहाँ पीक पर है तो B अपने यहाँ पीक पर होगा। अगर E x में है, B y में है, तो EM वेव जो बनेगी वो z डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। और E और B ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो एक अगर यहाँ से E फील्ड है, यहाँ से B फील्ड है, तो EM वेव z डायरेक्शन में जाएगी। और आप NCERT का 8.4 फिगर को देख सकते हैं। ये EM वेव का सोर्स, जो EM वेव का नेचर है, EM वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, डायग्राम गिवन है। अगर हम x एक्सिस में मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है, E साइनोसोइडली वेरी कर रहा है, B भी उसी फॉर्मेट में वेरी कर रहा है। तो E की इक्वेशन हो जाएगी E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, और EX इक्वल टू E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब आप यहाँ देखें, E चल रहा है x डायरेक्शन में और B चल रहा है y डायरेक्शन में। E और B कैसे हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं। E और B आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जो EM वेव बनेगी ना वो z डायरेक्शन में जाएगी। NCERT बुक। तो अब जो इक्वेशन होती थी y इक्वल टू y नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, इस तरह से इक्वेशन हुआ करती थी। तो ये EM वेव का डायरेक्शन z में है, तो जो k का जो कोफिशिएंट है वो आपको डायरेक्शन बताएगा। और अगर माइनस है, अगर इस इक्वेशन के अंदर माइनस साइन है, उसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अगर यहाँ प्लस साइन होता तो ये नेगेटिव z डायरेक्शन बताता। जो E वेरी कर रही है वो XZ प्लेन में वेरी कर रही है। ये XZ प्लेन है इस टाइप से, इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं हम y। तो z कहाँ रहेगा? z ये रहेगा, z इस डायरेक्शन में रहेगा। तो जो E जा रही है वो जा रही है XZ प्लेन के अंदर। E जा रही है x और y, और ये z। E जा रही है XZ प्लेन के अंदर, और जो B की डायरेक्शन है, वो B की डायरेक्शन है वो रहेगी YZ प्लेन। ये y रहेगा और ये z रहेगा। ये YZ प्लेन ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको देखें इधर, ये y है और ये z है, तो ये YZ प्लेन और ये XZ प्लेन ऐसा। मतलब ये पोजीशन, ये हो जाएगा XZ प्लेन, ये हो जाएगा YZ प्लेन। तो जो वेव करेगी ना प्रोपोगेट, वो इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ E है तो यहाँ B है, और वेव इस तरफ से आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ जो k के साथ जो भी वेरिएबल आता है वो वेव के प्रोपोगेट होने की डायरेक्शन बताता है। k के साथ जो वेरिएबल आता है वो वेव की डायरेक्शन बताता है। यहाँ k के साथ वेरिएबल z है तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। और माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव z में जा रही है, और अगर यहाँ प्लस साइन होता तो नेगेटिव z में वो
वेव यहाँ से प्रोपोगेट होती है। और ई एक्स लिखने का मतलब कि जो ई फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, और अगर मैं इसको वी में लिख दूँ तो द वेरिएबल इनसाइड अ ब्रैकेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है ना, के साथ जो कोफिशिएंट के कोफिशिएंट का जो वेरिएबल है वो हमेशा हमें EM वेव की डायरेक्शन बताता है। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये जो डायग्राम दिख रहा है और ये आपको मैथमेटिकल इक्वेशन दिख रही हैं, ये ही मोस्ट IMP टाइप की हैं, और एग्जाम में कोई थ्योरी थोड़ी ना पूछेगा, यही सब पूछेंगे इक्वेशन डायग्राम। ये इक्वेशन हमें कुछ EM वेव के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। अगर ये माइनस साइन है तो ये डायरेक्शन प्लस है, और यहाँ प्लस साइन है तो डायरेक्शन माइनस में है। यहाँ जो के साथ जो वेरिएबल दिख रहा है ना आपको, जेड है, तो EM वेव की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है। अगर यहाँ वाई है तो वाई में है, एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में है। अब इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में फील्ड E है, वाई डायरेक्शन में फील्ड V है, तो EM वेव जेड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगी विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फील्ड E एंड B एंड C मतलब EM वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। E और B, E और C आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं XYZ एक्सेस में। अब नीट 2020 में भी इस पे क्वेश्चंस आए हैं, डायग्राम पे, फॉर्म इस क्वेश्चंस पे, और लोग मिस्टेक करके तो आए हैं। और EM वेव मैं EM वेव चैप्टर को गेम चेंजर मानता हूँ, क्योंकि लोगों का ये चैप्टर काफ़ी वीक होता है और इसको ढंग से पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी है। डिसाइडेड है ये चैप्टर गेम चेंजर है। अभी लास्ट ईयर 2 पेपर हुए थे नीट में, दोनों में से क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको एम्स दिल्ली पहुंचना है तो NCERT का अच्छी से अच्छी रीडिंग लगाइए। अगर बिना NCERT की रीडिंग लगाए आप एम्स दिल्ली तक पहुंच ही नहीं सकते। EX = E0 sin KZ माइनस ओमेगा टी, और B0 = sin KZ माइनस ओमेगा टी। आप यहाँ देखो ये दोनों सेम फेज में हैं, ये और भी सेम फेज में होते हैं। अब ये जो इक्वेशंस है, ये जो वेरिएबल है Z, ये चेंज भी हो सकता है, XY भी हो सकता है। इस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें बता देता है K, और K का काम क्या है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है ना। K का काम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इसके 2π/λ होता है। K = 2π/λ होता है, और ये लिख दिया मैंने, दिस इज़ यूज टू कैलकुलेट ऑफ वेवलेंथ ऑफ EM वेव। अगर हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है ना तो एक K = 2π/λ करना पड़ेगा। और जो टाइम का कोफिशिएंट है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो वो कोफिशिएंट ऑफ टाइम है, इसका फार्मूला होता है 2π/n। ओमेगा = 2π/n, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी ω/2π। जब हमने AC करंट पढ़ा था तो वहाँ इसकी ओमेगा की वैल्यू 3.14 हुआ करती थी। आज यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा ह्यूज मिलेगी, बड़ी रेंज में मिलेगी, 10⁻14 हर्ट्ज़ की रेंज में। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इस फिगर को आपको याद रखना है कि यहाँ पर n की वैल्यू 14 के रेंज में मिलेगी, जो फ्रिक्वेंसी में रहेगी 10⁻14 रेंज में रहेगी। अगर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ ये हम चेंज कर देते हैं तो EM वेव के हमें टाइप्स देखने मिल जाते हैं, एक्स-रे, गामा रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो भी बहुत सारे टाइप्स देखने मिल जाएंगे हमें। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में आप ऐसे देखिए, ये जो कोफिशिएंट ऑफ टाइम है, टाइम का कोफिशिएंट और वेरिएबल का कोफिशिएंट, दोनों को हम डिवाइड यहाँ से यहाँ कर देते हैं। तो टाइम का कोफिशिएंट ये है आपका ओमेगा, और वेरिएबल का कोफिशिएंट है आपका K। तो ओमेगा की वैल्यू 2πn, K की वैल्यू 2π/λ। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा n λ। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो तो हमें इसकी वैल्यू तो हमें मालूम ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो बस यही सारी बातें हैं यहाँ से। K = 2π/λ, और यहाँ से C = n λ, और
ओमेगा इक्वल टू 2πn, ये 3 चीज़ें यहाँ से काम की थी, ये आपको याद रखना है। आपको k की वैल्यू देगा, c आपको मालूम रहेगा, आप लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो लाइट वेव आती है हमारे पास, हम उसको जानते हैं कि वो EM वेव का पार्ट है। उसमें जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सलेट होता है, पर हमें दिखता तो है नहीं ना। तो उसका रीज़न ये है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक ऐसे रीजन में चलता है जहाँ पर E और B आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक ऐसे रीजन में चलता है। अगर ये E है तो ये B है, तो वो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से होता होगा। ये कूलॉम फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है, E लिख देता हूँ मैं इसको। इसकी वैल्यू लिख देते हैं अपन यहाँ से QE, और यहाँ से इसको लिखते हैं QVB। तो यहाँ से V को, ये EM वेव लाइट की वेलोसिटी से चलती है, तो हमने लिख दिया ये, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो E फील्ड CB, तो E/B आ जाएगा C, तो E/V इसको बोल सकते हैं C/1 या C⁻1। अब E और B क्या है, ये है फील्ड की इंटेंसिटी है, ये तो आपको मालूम ही है। ये जो E और B है ये फील्ड की इंटेंसिटी है। एक ये मतलब इतना सा क्वेश्चन नीट 2020 में पूछ लिया है, पर आप इतना ध्यान नहीं देते हो और आपके 4 मार्क्स यहाँ से चले जाते हैं। ये लास्ट ईयर मतलब लास्ट पेपर में पूछा 2020 में, यही क्वेश्चन पूछ लिया था, पर लोग इसमें 60% लोग इसमें गलत करके आए हैं। इसके ऑप्शन क्या बनते हैं, 1:1, 1:C, C⁻1, इस टाइप से कुछ ऑप्शन के बनते। लोग भयंकर इन दोनों को टिक करके आए हैं, इसको छोड़ के आए हैं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाया करते हैं। क्वेश्चन क्या था, मैं आपको नोट करा देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था, रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ E फील्ड एंड B फील्ड इज़ E/V इक्वल टू C/1। पर आपने इंटेंसिटी तो पढ़ा ही नहीं पेपर में, आप तो खाली ये लगा के आ गए थे डेंसिटी। आपने डेंसिटी पढ़ लिया, आपने इसको एनर्जी डेंसिटी पढ़ लिया, जिसकी वैल्यू होती है 1:1। जैसे अगर हमारे सामने ट्यूबलाइट जल भी रही है, हमारे घर में ट्यूबलाइट जल भी रही है ट्यूबलाइट, तो अगर 10 वाट की ट्यूबलाइट जल रही है तो 5 वाट उसमें E है और 5 वाट उसमें B है। ये अगर E है ना तो ये B है। मैं इसको लिख लेता हूँ, E है तो ये यहाँ से B है, ये E है तो ये यहाँ से B है। अब अगर 10 वाट की ट्यूबलाइट जल रही है हमारे घर में, तो 5 वाट इसका रोल है, 5 वाट इसका कंट्रीब्यूशन है। दोनों की जो एनर्जी डेंसिटी होती है उनका रेशो आता है 1:1, और हम यही मिस्टेक करके आते हैं, इसी को बार बार पढ़ के जाते हैं। ऐसा नोट कर लीजिए, इन EM वेव एनर्जी डेंसिटी ऑफ E फील्ड एंड B इज 1:1। तो दोनों का योगदान लगभग बराबर होता है, और हम यही मिस्टेक करके आए हैं। हमारा क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम आंसर कर देते हैं 1:1, और अगर आपने NCERT की अच्छी रीडिंग नहीं लगाई है तो आप एम्स दिल्ली तो पहुंच ही नहीं सकते। बिना डेरिवेशन के कुछ फार्मूले आपको लिखा रहा हूँ, ये मोस्ट IMP है ये सारे फार्मूले, इनको तो याद आप कर ही लीजिए। जैसे C एयर का फार्मूला होता है वह 1/μ0 और ε0। अगर हम C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसी वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम मीडियम में देखते हैं, उसका फार्मूला होता है μe, और μ को लिखा जाता है μ0 μr, और E को लिखा जाता है ε0 ER, और हम ER को K भी बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो हमने दोनों का निकाल दिया रेशो, AR/मीडियम का निकाल दिया रेशो, ये रूट है, रूट को हमने साथ में यहाँ पे लगा दिया, तो 1/μ0 ε0, ये ऊपर जाएगा μ0 μr ε0 ER, कैंसिल करा, आंसर मिल गया हमें μr और ε0r। तो हम μr इसको लिख देते हैं हम K, इसको लिख देते हैं हम K। अब जो यहाँ से मिला आपको AR और जो मीडियम का मिला है रेशो मिला है μr K,
और वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, इसको तो हम बोलते थे म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है। और ये वाला जो म्यू आर है ये यहाँ से तो परमिएबिलिटी वाला है, ये वाला म्यू आर यहाँ से परमेबिलिटी। बस ये तो को याद रखना है, ये फॉर्मूले बिना डेरिवेशन के याद करने हैं। कुछ EM वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते हैं इनको। EM वेव सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेटिंग ऑफ E एंड B इन वैक्यूम। वैक्यूम में E और B आपस में जो ऑक्सीलेट होती है, टाइम वेरिंग फील्ड होती है, तो उसी से EM वेव बन के अपने आप आगे चलती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम। साउंड वेव को रिक्वायर्ड होती है मीडियम की। जो EM वेव होती है ये बिना किसी मीडियम के, ये बिना किसी मीडियम में वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रांसवर्स नेचर। ये बात काम की है। EM वेव आर ट्रांसवर्स, EM वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। साउंड वेव मैकेनिकल नेचर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो EM वेव ट्रांसवर्स तो होगी, ये हमने मान लिया, ये होगी x डायरेक्शन मान लिया, ये y मान लिया, तो फिर z तो यही होना है। अगर ये x है, ये y है, तो z तो फिर यही है। तो जब कोई वेव x और y इन दोनों के परपेंडिकुलर में आगे बढ़ती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल आगे बढ़ती है। EM वेव नॉट मैकेनिकल इन नेचर। जो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो EM वेव को चलने के लिए मानते थे। उनको पहले मालूम नहीं था कि ये EM वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पुराने ज़माने के साइंटिस्ट को लगता था कि EM वेव मैकेनिकल नेचर की है और उसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। तो उनने मान लिया था कि इसके चलने के लिए कोई मीडियम है, उसका नाम है ईथर, कि जो ईथर होता है उसी मीडियम में EM वेव चलती है। अब उनसे पूछा गया कि जैसे मान लो कोई एटम है, तो एटम के अंदर वेव किस टाइप से चलती है, एंटायर एटॉमिक स्पेस में EM वेव किस टाइप से चलती है, तो उनने वहाँ भी बता दिया कि वहाँ भी मान लो कि ईथर है। तो ये सब अजम्पशन हाइगन ने किए थे। हाइगन ने माना था कि मीडियम होता है ईथर, वहाँ पे EM वेव चलती है। सोसाइटी में ऐसा लिखा है कि जो ईथर नामक मीडियम है, इस पर एक बुक लिखी गई है पॉइजन वेल्ट। इस पर एक फिल्म भी, मूवी भी बनी हुई है पॉइजन वेल्ट पे। इसको लिखा है सर आर्थर कैनन डॉयल ने, जिनने शर्लॉक होम्स को क्रिएट किया था। इसको क्रिएट किया था शर्लॉक होम्स ने। अब आप ऐसा मत करना कि नेट खोल के पॉइजन वेल्ट देखने बैठ जाओ। इस पर से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये बिल्कुल IMP नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट तो क्रिएट होता है, पर हमें इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। एनसीईआरटी में लिखा था तो मैंने आपको बता दिया, बाकी कुछ भी काम करनी है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ना मीडियम की, जो मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है, वो इन दोनों मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। और जो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला बनता है, वो बनता है C मीडियम इक्वल टू 1/μe। अब अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो बहुत सारे EM वेव के टाइप्स आपको मिल जाएंगे। गामा रेज, एक्स, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। इनके भले नाम कुछ भी हों, पर ये चलेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट से। इनकी वेलोसिटी लाइट के इक्वल ही रहेगी, भले इनके नाम कुछ भी चेंज हो जाएं। ऐसा नोट कर लीजिए, EM वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑल ट्रेवल इन सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड फोर्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं हर्ट्ज शो दैट ऑल EM वेव कैन अंडरगो डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन। मतलब हर्ट्ज ने ये बताया कि जो वेव होती है, वेव की जितनी भी
प्रॉपर्टी होती है वो EM वेव शो करती है। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश स्टेशनरी वेव, जैसे साउंड वेव वगैरह होती हैं स्टेशनरी और साथ साथ प्रोग्रेसिव वेव होती हैं, तो EM वेव ऑल्सो स्टेशनरी वेव होती है। तो आप इसको अंडरलाइन करके लिखिए, ये मोस्ट IMP चीज़ है कि EM वेव कैन बी स्टेशनरी। ये इस एक लाइन को नीट वगैरह में पूछ सकते हैं। EM वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। जो EM वेव होती है वो एनर्जी और मोमेंटम को साथ साथ कैरी करती है, क्योंकि ये फोटॉन से मिलकर बनी होते हैं। देयर इज़ नॉन जीरो एनर्जी डेंसिटी associated with EM wave because they contain एनर्जी ड्यू टू E वेव एंड B वेव। जो E और B वेव होती हैं, E और B वेव मिलकर EM वेव को बना लेती हैं। इनके साथ साथ क्या करता है ये इनमें एनर्जी डेंसिटी भी होती है। एंड EM वेव ऑल्सो कंटेन प्रेशर, मोमेंटम एंड फोर्स। ऐसा आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये सारी काम की बातें हैं जो NCERT के अंदर हैं, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। अब एक टीचर का यही काम है खाली अब तो, कि क्या काम का है और क्या आपको छोड़ना है। तो NCERT में सारी चीज़ें काम की तो नहीं है, पर जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें काम की हैं। आप इनको नोट करिए, इनको याद रखिए। जो EM वेव होती है वो फोटॉन से मिलकर बनी होती हैं। EM वेव आर मेड ऑफ अ फोटॉन, so they deliver मोमेंटम टू द सरफेस। तो किसी सरफेस पर ये मोमेंटम डिलीवर करती हैं एंड एक्सर्ट रेडिएशन प्रेशर, और ये रेडिएशन प्रेशर को भी दिखाती हैं। अब यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला है, पहले हम मोमेंटम पढ़ लेते हैं। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। EM वेव लाइट की वेलोसिटी से चलती हैं, बहुत काम की लाइन है। तो अब P = m, इस C को मैं ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ, C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी mc²/c, और mc² एनर्जी होती है। अब E और B के टर्म आ रहे हैं तो मैं इसको फिर U लिखता हूँ, तो P = U/c, ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। EM वेव इतना मोमेंटम यहाँ से दिखाती हैं। अब ये P और यहाँ से प्रेशर और यहाँ से पावर, 3-4 चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अब मेरे ख्याल से तो इसको आप पूरा लिखें। मोमेंटम होता है U/c, EM वेव में मोमेंटम होता है U/c। अभी तक NCERT ने सिर्फ इसी फॉर्मूले ही दिया है, तो इस पर न्यूमेरिकल आना, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सिंगल ही फार्मूला है NCERT के अंदर मोमेंटम को लेके, तो मैं इस फार्मूले पर एक्सपेक्टेड करता हूँ कि इस पर कोई न्यूमेरिकल बनना चाहिए इस साल। मोमेंटम का फार्मूला देखते हैं। P = U/c। P को मोमेंटम को मैंने P लिखा हुआ है, U/c। अगर कोई परफेक्टली एब्जॉर्ब सरफेस है जहाँ से EM वेव की बीम आए और उस सरफेस पे जाए और पूरी की पूरी अंदर एंटर हो जाए, बाहर नहीं आए, तो वहाँ मोमेंटम होता है U/c। और अगर कोई सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, लाइक अ मिरर, ये सीधी जाएगी और जैसे EM वेव की वेव जाएगी और वहाँ से पूरी लौट के आएगी, तो वहाँ पे मोमेंटम का फार्मूला होता है 2U/c। ऐसी गई और ऐसी आ गई, जिस हिसाब से मिरर पे होता है, तो वहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा, डबल हो जाएगा, P = 2U/c। अब हम देखते हैं आगे रेडिएशन प्रेशर। अब हम देखते हैं आगे रेडिएशन प्रेशर। मैंने बचपन में सुना होगा कि जो धूमकेतु होता है, हॉली कॉमेट्स होता है, वो सन के पास से निकलता है तो उसमें एक टेल डेवलप हो जाती है। उसका रीज़न है रेडिएशन प्रेशर। वो रेडिएशन प्रेशर के कारण उसमें टेल डेवलप हो जाती है। तो यही होता है रेडिएशन प्रेशर। कॉमेट्स, हॉली कॉमेट्स डेवलप टेल्स व्हेन इट पासेस
क्लोज टू सन दैट ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर। अब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर को पूरा नाम लिखना, क्योंकि प्रेशर, पावर, मोमेंटम तीनों में P है, आप यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा लिखना प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ से पावर का फार्मूला हमने यहाँ से पढ़ा है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर मैकेनिक्स के अंदर, और वेलोसिटी को देखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट EM वेव की बात कर रहे हैं तो वो c के साथ ही चलती है। तो यहाँ से फोर्स का फार्मूला हो जाएगा पावर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट c। तो इस फोर्स की जगह हम इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे तो हो जाएगा पावर अपॉन c इंटू एरिया। और पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होता है, पावर अपॉन एरिया को हम इंटेंसिटी से जानते हैं, पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होता है। तो पावर अपॉन एरिया को लिख दिया हमने इंटेंसिटी अपॉन c। तो यहाँ से रेडिएशन प्रेशर का फार्मूला आ गया I अपॉन c, और पावर का फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये फार्मूलेज हैं रेडिएशन प्रेशर के अंदर। इस फार्मूले को याद हम इस टाइप से कर सकते हैं कि तो प्रेशर लगा रहा है साले मेरे पे ना, देखता हूँ तेरे को मैं, आईसी देखता हूँ, तो प्रेशर लगा रहा है ना मेरे पे, देखता हूँ मैं तेरे को। ऐसा ही फार्मूला अपन याद कर सकते हैं, प्रेशर लगा रहा है ना तो आईसी देखता हूँ। 275 पेज पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के बाद है जो काफ़ी IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब IMP हैं। बस इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए हमने अभी तक के जितना भी लेक्चर देखा, जितना ही हमने डिस्कशन करा है EM वेव के बारे में, वो सब इन सारे क्वेश्चंस के लिए ही करा है। बाकी सब के सब थ्योरी थी, वो हमारे काम की नहीं थी। अब अगर हमने 4-5 न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिए तो इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो बस EM अगर एक क्वेश्चंस बन रहे तो हमारा EM वेव पढ़ना सार्थक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में NCERT के 275 पेज पे है क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन है अ प्लेन EM वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये प्लेन तो मैं नहीं देखता हूँ क्या है, काम के बाद देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 25 मेगाहर्ट्ज़, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग x डायरेक्शन। इसने हमें डायरेक्शन दे दी, EM वेव की वेलोसिटी स्लाइड से होती है, डायरेक्शन हमें x डायरेक्शन दे दी, और फ्रीक्वेंसी दे दी, और ई फील्ड दे दी 6.3 जूल वोल्ट पर मीटर। अब इसने डायरेक्शन दे दिया हमें x डायरेक्शन में, तो जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे E=E0 sin ωt माइनस kz, उसने पॉजिटिव x बोला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। और x का जो कोफिशिएंट होता है वो k होता है, k से हमें वेवलेंथ मिलती है, और टाइम का जो कोफिशिएंट होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमें 2πn देता है। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ उसने डायरेक्शन पूछी है और b फील्ड पूछी है, तो v का फार्मूला तो भूल जाते हैं अपन, ऐसा कुछ याद रखें, OABC, इससे याद रहेगा OABC, OA आ रहा है तो EBC, इससे शायद याद रह जाए आपको, OABC EBC, ऐसा कुछ बोलें याद रहेगा आपको। तो b का फार्मूला हो जाएगा E/c, E की वैल्यू तो गिवन है 6.3, और c की वैल्यू तो मालूम होती है 3⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला में, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा टेस्ला। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली देख लेता हूँ क्या आंसर आया है। तो b का आंसर आ रहा है 2.1 10⁻⁻80 होना चाहिए, हाँ 2.1 10⁻⁻8 टेस्ला। ये तो चलो हमने b फाइंड कर लिए। पर क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ b एट दिस पॉइंट, हमें b की डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे झमेले यहीं पर हैं, झगड़े पूरे यहीं पर हैं b की डायरेक्शन पे, कि b किस डायरेक्शन में होगा। वेव की डायरेक्शन x है और a की डायरेक्शन j है, तो v की क्या डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, अब जिनने वेक्टर नहीं पढ़ा मुझसे वो मेरा वेक्टर के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा हल्का सा बेसिक बता दें, हम ऐसा लिखते हैं i क्रॉस j करेंगे तो हमें मिल जाता है k, और j क्रॉस करेंगे k तो मिल जाता है i, और k क्रॉस i करेंगे
के क्रॉस आई तो मिल जाएगा जे, आई क्रॉस जे तो मिलेगा के, जे क्रॉस के तो आई, और फिर के क्रॉस आई तो जे। इस टाइप से किसी दो को पकड़ लो, तीसरा आपको मिल जाएगा। और अगर कहीं आई लिखा हुआ है ना, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन, के मतलब जेड डायरेक्शन। अब हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमें तो मालूम है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जो ईएम वेव होती है, लाइट की वेलोसिटी से चलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करें। लाइट ट्रेवल इन द डायरेक्शन ई क्रॉस बी इक्वल टू सी, यही हमें डायरेक्शन देगा। सी हो जाएगी ईएम वेव की डायरेक्शन उसने दे के रखा है एक्स, मैं यहाँ लिखता हूँ ई क्रॉस बी इक्वल टू सी, ई क्रॉस बी इक्वल टू सी। ई की डायरेक्शन तो हमें मालूम है जे, तो इस यहाँ हमने कर दिया जे। बी की डायरेक्शन क्या है, डैश लगा देता हूँ, नहीं पता अभी हमें। और सी की डायरेक्शन बता रहा है एक्स डायरेक्शन, एक्स मतलब आई। अब जे में मैं क्या क्रॉस करूँ कि आई आ जाए, तो जे में मैं क्या क्रॉस करूँ कि आई आ जाए, इससे आपको दिख रहा है के, तो आंसर हमारा के हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो मिलेगी हमें वाई डायरेक्शन में, वाई नहीं जेड डायरेक्शन में। तो ई फील्ड हो जाएगी किस डायरेक्शन में, जे मतलब वाई। ई फील्ड यहाँ है, और बी फील्ड इसको मैं जेड मान लेता हूँ ऐसा, तो मैं बना ऐसा देता हूँ जेड, ये हो जाएगी बी फील्ड, और फिर ईएम वेव जाएगी एक्स डायरेक्शन में। ऐसा कुछ हम बना लेते हैं। तो मेन इसमें डायरेक्शन निकालने का है। अगर थोड़ा सा आपको वेक्टर बनता है तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसका आंसर हम लिखते हैं डायरेक्शन के फॉर्म में। इसका आंसर क्या आया था, 2.1 10⁸ टेस्ला के डायरेक्शन। तो ऐसा हम इसको नोट कर देंगे, है ना। तो हम वेक्टर को पहले लिखते हैं, यूनिट बाद में आएगी डायरेक्शन, टेस्ला। चलो, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8.3, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, थोड़ी वैल्यू चेंज होके नीट 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.3, ये क्वेश्चन या इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन 2020 में इसी पैटर्न पे आया है। अब क्वेश्चन ने आपको बी वाई इक्वल टू 2 10⁻⁷ साइन समथिंग समथिंग दे के रखा है। और मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो x जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो होता है k होता है, और k इक्वल टू 2π/λ होता है। इससे हमें मिल जाती है वेवलेंथ। और जो टाइम का कोफिशिएंट होता है वो होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू 2π होता है, n होता है, n वहाँ फ्रिक्वेंसी है। तो ये हमें वेवलेंथ देता है, ये हमें फ्रिक्वेंसी देता है। और ये भी आपको मालूम है कि ई और बी में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ जितने भी ये जो अंदर के जो भी आइटम हैं ये चेंज नहीं होते हैं, ये पूरा सेम रहता है ई और बी में। बस चेंज होगा ये पीक पॉइंट, जिनका पीक मिल रहा है आपको, वो चेंज होगा। तो ठीक है, पहले अब हमें इस क्वेश्चन में दो डायरेक्शन मिल गई हैं। वाई लिख दिया है तो जे डायरेक्शन है, और यहाँ पर उसने लिख दिया फॉर्मूले में प्लस, उसने लगा दिया प्लस, तो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस। एक्स लिखा है तो माइनस एक्स, और एक्स को हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में आई। तो हमें दो डायरेक्शन मिल गई हैं, बी सी की डायरेक्शन मिल गई है। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ई नॉट, बाकी अंदर के आइटम तो चेंज नहीं होंगे। तो साइन 0.5 10⁻³ x 1.5 11t वोल्ट पर मीटर आ जाएगा इसमें। तो बस हमें कैलकुलेट करना है ई नॉट, और डायरेक्शन करनी है कैलकुलेट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी करना है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। के किसका कोएफिशिएंट होता है, एक्स का, वेरिएबल का। तो लिखता हूँ इधर 0.5 10⁻³
मीटर में ही होगा, कुछ नहीं बोला है तो मीटर में ही होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है यूनिट, तो मीटर ही लेके चलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। कि इतना गिवन है, इसकी वैल्यू होती है 2π/λ, तो हम यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5 10⁻⁻3। तो आपको यहाँ लैम्डा मिल जाएगा। मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 2π 0.3 10⁻3। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे +3 है, तो आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 1.26 सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया कन्वर्ट, तो लैम्डा मिल जाएगा। मेरा काम ये था कि जो वेरिएबल कोएफिशिएंट के होता है कि हमें लैम्डा देता है 2π/λ, बाकी कैलकुलेशन है। उसके बाद एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2πn फ्रिक्वेंसी टाइम का कोएफिशिएंट होता है, तो 1.5 2π, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी 2π। आंसर है बुक में 23.9 गीगाहर्ट्ज़। या आपको मेगा, गीगा, नैनो ये सब आपको सीखना पड़ेंगे, शायद याद होंगे। हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर दी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी, अब हमें कैलकुलेट करना है ई। और ई का फार्मूला मैंने आपको बताया था OABC से, उससे याद बना रहेगा OABC। तो ई हो जाएगा BC, E0 निकाल देते हैं, तो B0 C की वैल्यू मालूम है, B0 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, C की वैल्यू 3 × 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 7 जाएगा, एक ही बचेगा, 6 बचेगा। 60 के आसपास आना चाहिए इसका आंसर, 60 सही है। तो हमारा जो आंसर्स है वो हम यहाँ लिख रहे हैं 60। E0 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 60। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर डिफरेंस सेम होता है, सेम लिखना है अपन को। तो हमने कैलकुलेट किया E0 कहाँ से, OABC से, याद बना रहेगा हमें ये। लैम्डा कैलकुलेट किया K = 2π, ये हमसे बन रहा ना, तो हमारा EM में पढ़ना ठीक है। तो हमें आ गया ये चैप्टर, यही आना चाहिए हमें। इसी के लिए इतना सारा थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, इन सब सारी चीज़ों के लिए। तो अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। 2 डायरेक्शन हमारे पास में हैं। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम इधर से। तो C चलती है, E × B C होता है। E की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, B की वैल्यू J है, J, और C की वैल्यू है -I। तो यहाँ क्या आएगा, फिर वही नाटक, I J K, I को J में क्रॉस किया तो मिला K, हमें यहाँ I चाहिए है, I। तो I कैसे मिलेगा, J × K करते हैं तो हमें मिलता है पॉजिटिव I, J × K करते हैं तो मिलता है पॉजिटिव I। अगर हम उल्टा कर दें, K × J कर दें तो मिल जाएगा नेगेटिव I। तो J तो फिक्स है, तो ये यहाँ पर K होगा, और K मतलब X Y Z। तो जो नया आंसर आएगा, E की डायरेक्शन रहेगी Z। E0 60 था, बाकी साइन पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी था आपका 0.5 10⁻³ X प्लस 1.5 11t वोल्ट पर मीटर। तो ये आपको ये डायरेक्शन निकालना आ गया ना, तो आप सीख गए इस चैप्टर को। 8.4 क्वेश्चन देख रहे हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एनर्जी फ्लक्स क्या होता है देखना पड़ेगा इसको, पर ये मुझे वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मुझे इंटेंसिटी का फार्मूला आ रहा समझ में कि पावर अपॉन एरिया।
तो ये मैं इंटेंसिटी लेके चलता हूँ। यूनिट कुछ उसने इंटेंसिटी की टाइप की दी है कि वाट अपॉन एरिया, तो मैं यहाँ से इंटेंसिटी लेके चलता हूँ और एरिया गिवन है, क्वेश्चंस में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दिया होता ना तो फॉर्मूले में डबल कर देता जो भी आंसर आता। फाइंड द एवरेज फोर्स पूछा है ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट्स टाइम स्पॉन। अगर वो सरफेस पर 30 मिनट्स टाइम स्पॉन कर रही है तो फोर्स बताओ, फोर्स कितना होता है। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ फार्मूले किए थे ड्राइव। गिवन था एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम 30 मिनट्स है, मिनट को सेकंड में करना पड़ेगा कन्वर्ट, और ये कुछ इंटेंसिटी टाइप की है। तो हम यहाँ से पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी देखेंगे c, और इंटेंसिटी का टर्म है तो कर देंगे हम IA। तो इसको हम इस टाइप से याद करते हैं, बहुत पावर है IA और ये बन रहा है F, तो ऐसा हम मान सकते हैं FC। बहुत पावर है IA FC, F बन रहा है, तो ऐसा याद हो जाएगा फार्मूला हमें। तो जो वैल्यू गिवन है FC इक्वल टू IA, F तो हमें मालूम नहीं, कैलकुलेट करना है। C की वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। I की यूनिट है, I की वैल्यू इंटेंसिटी गिवन है तो 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद एरिया गिवन था हमारे पास में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ कैंसिल आउट हो गए, हाँ इंटू में फोर्स था और यहाँ पे 20 था तो कैंसिल कर रहा हूँ। 3 6 जा और 6 2 जा 20, तो 120 वाट, और ये 3×10⁸ 10⁸ कैंसिल होके बचेगा यहाँ 7 और मीटर। ये तो बन जाएगा फोर्स है तो बन जाएगा न्यूटन। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 12/10⁻⁷, तो इसको अपन लिख दें 12 10⁻⁻7 या 1.2 10⁻⁻6, 1.2 10⁻⁻6 न्यूटन। फोर्स है तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन। बस ये हमारा सॉल्व हो गया, जो हमने फॉर्मूले रिवाइज करे थे वो ये सॉल्व हो गए। इस टाइप से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम इन सब चीज़ों को डबल कर देते हैं, और जो आंसर आया फोर्स का उसको हम यहाँ से डबल कर देते हैं। क्वेश्चन 8.5 काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है। नीट वाले तो इस क्वेश्चन को पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। जेई मेंस और स्कूल बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। लाइट विथ एक बल्ब है। क्वेश्चन में पावर दिया है, डिस्टेंस दिया है और बल्ब है, और उसमें डिस्टेंस दिया है, पावर दिया है, डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस को हम रेडियस के फॉर्म में लेंगे, बल्ब को हम स्फेरिकल मान के चलेंगे। पॉइंट सोर्स बोला है ना, तो यहाँ से स्फेरिकल वेव बन के आएंगी, और जितनी भी लाइट आ रही है उसका 2.5% ही EM वेव में कन्वर्ट हो रही। बाकी कहाँ जा रही है, वो हीट में चेंज हो रही होगी शायद। बाकी जो E और B फिर दोनों 50-50% बनते हैं, जो भी बनेगी। चलो हम पहले कैलकुलेट करते हैं इसमें से। ये हमारे पास पावर गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो बहुत पावर है I है, से हम यहाँ से इंटेंसिटी करते हैं कैलकुलेट। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर अपॉन एरिया। एरिया लेंगे 4πr²। तो पावर गिवन है 100, 4πr²। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 113 आ रहा है, और 2.5% बोला है ना, इसका निकाल लेते 2.5%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0022 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमने यहाँ से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली। अब एक मोस्ट टाइम भी फार्मूला है इंटेंसिटी को लेकर, हाफ ε0 ERMS² इक्वल टू I/C। इस फार्मूले को जेई मेंस, नीट, एम्स, स्कूल बोर्ड
और सभी जगह पूछा गया है। तो ये मोस्ट IMP फार्मूला है। एनर्जी डेंसिटी इन फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो भी एनर्जी डेंसिटी होती है ना, उसका फार्मूला ये है। तो मोस्ट IMP फार्मूला है, इसको याद करेंगे। आई हमारे पास है, सी को हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट को भी जानते हैं, तो हम ERMS फाइंड कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 और यहाँ सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और आई हमारा कैलकुलेट हो गया था। तो हम यहाँ से ERMS कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया था, हमें यहाँ से निकालना है ERMS। तो ERMS निकालने के 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो ऐसा कुछ बन गया। तो हमने यहाँ I की वैल्यू पुट कर दी, C की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, और ये साथ में 2 भी रहेगा। 2 क्यों रहेगा? ये वेव दोनों से मिलके बनती है, A और B से। अगर हम इसको हाफ कर देंगे तो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर है, इसका रूट यहाँ इसको रूट लिया और इसको हाफ किया, तो हमें मिल गया ERMS। तो वैल्यू पुट करी, I की वैल्यू क्या थी? 0.022 थी, C की वैल्यू ये है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है 8.85 10⁻⁻12। ये सारे वैल्यूज़ हैं आपके पास में। सॉल्व करेंगे तो ERMS आ जाएगा 2.9 वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट होती है पीक वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट होती है पीक वैल्यू। तो इस पीक वैल्यू हमें इक्वेशन से मिलती है, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, E नॉट मिल जाएगा, √2 2.9 वोल्ट पर मीटर। सॉल्व करने पर आंसर आएगा 4.07 वोल्ट पर मीटर। अब हमें निकालनी है B की वैल्यू, B नॉट निकालना है और BRMS निकालना है। तो E हमें मालूम है, तो B हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, OABC से। ये बहुत IMP क्वेश्चंस हैं। OABC से अगर मैं इसको ERMS लिखता हूँ तो इसको मैं लिखूँगा BRMS और C। तो हमें कैलकुलेट करना है ERMS अपॉन C। तो ERMS की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2.9 थी। 2.9 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको मिल जाएगा BRMS और हमें फिर निकालना है B नॉट। तो B नॉट की वैल्यू हो जाएगी E नॉट अपॉन C। तो E नॉट की वैल्यू आई हमारे पास में 4.07 और C की वैल्यू मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा। मैं इनका आंसर देख के लिखता हूँ बुक से। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी थी हमने। हमारे पास में E = BC, OABC से हमने याद किया था इसको। और अब हम यहाँ से B निकाल रहे हैं। ERMS का फार्मूला BRMS और C हो जाएगा, BRMS हो जाएगा ERMS अपॉन C। ERMS कैलकुलेट हम कर चुके थे 2.9 अपॉन C की वैल्यू। सॉल्व करने पर 9.6 10⁻⁹ टेस्ला आएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो टेस्ला आएगा और E है तो वोल्ट पर मीटर आएगा। B नॉट के लिए भी सेम करेंगे, E/C। तो 4.07 3 × 10⁸ 1.4 10⁻⁻ टेस्ला आएगा। और फिर उसके बाद हमने B नॉट कैलकुलेट कर लिया, BRMS कैलकुलेट कर लिया, E नॉट कैलकुलेट किया, ERMS कैलकुलेट किया। इस बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट की हैं। ये काफ़ी एडवांस और थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर हमें आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा EM स्पेक्ट्रम। EM स्पेक्ट्रम जो मोस्ट IMP टॉपिक है, कई बार CBSE बोर्ड में पूछ चुके हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछा जाता है। एक यहाँ टेबल बनी हुई है NCERT में, टेबल 8.1 283। अब अगर आप में दम हो तो इस टेबल को याद कर लेना पूरा का पूरा, जितने चाहे उतने 100 टाइम्स रिवीजन कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस आने तय है। नेक्स्ट टॉपिक में जो टेबल्स है, इनका एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।